स्टार्ट कर रहे हैं एचपी एक्साइज एक्ट। आज की क्लास के बाद 2 क्लासेस और, ठीक है। मतलब जिस पेस पे हम चल रहे हैं 1 घंटा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम। जैसे अभी देखिए 36 हुए हैं और 2:36 से पहले ही फ्री हो जाओगे आप, बेशक 35 पे। तो 1 घंटा तो नहीं हुआ पूरा, है ना। तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हो रहा है और 2 क्लासेस और लगेंगी। 2 क्लासेस के बाद आपका एचपी एक्साइज खत्म हो जाएगा। मंडे से आपका एक तो इस सैटरडे कंप्लीट एचपी एक्साइज का टेस्ट होगा, अलग से मिल जाएगा आपको वो, मतलब ऑप्शनल बाकियों के लिए जिसको नहीं करना, और जिन्होंने अटेम्प्ट करना है वो करेंगे उसको। फुल फ्लेज एचपी एक्साइज का मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा। फॉरेस्ट एक्ट मंडे से स्टार्ट होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बेयर एक्ट रख लेना अपने पास। मैम करवाएंगे आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिमांशु तो चले गया घर। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने देखिए चैप्टर कहाँ तक किया था, 6 तक हमने कर लिया था। चैप्टर 1 बताइए, सेक्शन 1 से लेके 4, चैप्टर 2 5 to 14, चैप्टर 3 15 to 26, चैप्टर 4 27 to 35, चैप्टर 5 36 से 38, फिर 39 से लेके 59 तक चैप्टर 6 हमने किया। अभी ये चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे हम। ये तो क्लियर हो गया ना आपको सभी। इसके यहाँ तक तो हमने लिखा भी हुआ है, जितना लिखने वाला था, इससे आगे हमने नहीं लिखा हुआ। इसके फिर मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। एक बच्चे ने बना लिए हैं तो वो सबको मिल जाएंगे, सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कन्फिस्केशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 6 में आपको दिया हुआ है कन्फिस्केशन क्या होता है। एक एक टर्म हमने पढ़ी है सीजर, इससे पहले हमने सीजर पढ़ा है, सीज करना किसी चीज को। सीजर विद अथॉरिटी भी हो सकता है, विदाउट अथॉरिटी भी हो सकता है। कन्फिस्केशन जब हम बात कर रहे हैं तो कन्फिस्केशन इज ऑलवेज विद अथॉरिटी। कन्फिस्केशन का मतलब सीजर ही है, किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना, बट लीगल टर्म्स में हम उसको कह देते हैं कन्फिस्केशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद अथॉरिटी बात हो रही है उस चीज की। अगर तो नॉर्मल बात की जाए, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो अथॉरिटीज होती हैं, एक्साइज ऑफिसर को छोड़ दीजिए, कोर्ट हो गया या कलेक्टर वगैरह हो गए, वो हमेशा क्या करेंगे, कन्फिस्केशन करेंगे। लीगल अथॉरिटी जो एक्साइज ऑफिसर है उसके साथ आपको हमेशा टर्म मिलेगा सीज करना। ऐसा नहीं कि वो विदाउट अथॉरिटी कर रहा है, बट टर्म यूज किया हुआ है। कन्फिस्केशन का मतलब इक्वल टू सीजर हो गया, यानी कि प्रॉपर्टीज को वो करना। आप ये कह सकते हो कि जो सीजर होता है ना, वो टेम्परेरी भी हो सकता है। जो सीजर होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ऑफिसर ने सीज कर दिए गुड्स, तो वो ये तो है नहीं कि वो अपने पास ही रखेगा उसको, उसको कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, ये अपनी हायर अथॉरिटीज के पास जाएगा, वो जो ऑर्डर करेंगे अब करना क्या है इन गुड्स के साथ, वो कन्फिस्केशन हुआ ना। जो परमानेंटली अटैच किए जा रहे हैं, परमानेंटली सीज किए जा रहे हैं, उसको कन्फिस्केशन। डिफरेंस समझ आया? है एक ही चीज है, बट वो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, विद अथॉरिटी उसके ऊपर ऑर्डर पास किया जा रहा है। सीजर होता है जो एक्साइज ऑफिसर ने किया। एक्साइज ऑफिसर सिर्फ सीज ही तो कर सकता है। अब उस सीज्ड गुड के साथ करना क्या है, उसका ऑर्डर थोड़ा ना पास कर सकता है वो, उसका ऑर्डर तो ऊपर की अथॉरिटीज पास करेगी, उसको हम कहते हैं कन्फिस्केशन। अब देखिए, कन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस कमिटेड। कौन सा ऑफेंस कमिटेड? यहाँ पे जो हमने ऑफेंस देखे हैं अभी, यानी कि लिकर से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस अभी हम पढ़ के भी तो आए, 39 से लेके आगे पनिशमेंट्स दी हुई है हमें। तो अगर कोई ऑफेंस कमिटेड हुआ है, उन आर्टिकल की कन्फिस्केशन की बात हो रही है अब यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको? अब किस सेंस में किसकी बात हो रही है वो देखिए एक बारी। Whenever an offense punishable under this act has been committed, तो इस एक्ट में पनिशेबल कौन से ऑफेंसेस हैं? 39 से लेके 59 तक। पनिशमेंट का चैप्टर तो वही है ना, चलो उसमें से कुछ सेक्शन नहीं है, अलग अलग चीजें बता रहे हैं हमें। तो पनिशमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वो कहता है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में पनिशेबल है उनके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है।
every liquor or excise bottle in respect of which such offense has been committed together with the contents of such bottle if any। यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट में वो बात कर रहा है किसी भी लिकर या फिर एक्साइज बॉटल की बात कर रहा है जिसके ऊपर ड्यूटी वगैरह लगनी है, उस बॉटल की बात हो रही है। सेकंड, एवरी स्टिल यूटेंसिल्स इम्प्लीमेंट apparatus or all materials in respect of or by means of which such offense has been committed। यानी कि उन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कन्फिस्केशन देखिए किसकी हो रही है, आर्टिकल्स की हो रही है। कौन कौन से आर्टिकल्स की बात हो रहा है, यहाँ पे हो गया लिकर बॉटल, यहाँ पे हो गया यूटेंसिल्स वगैरह जिनमें बनाई जा रही है वो चीज। एवरी लिकर और एक्साइज बॉटल लॉफुली इंपोर्टेड, transported or manufactured, had in possession or sold along with or in addition to any liquor liable to confiscation under clause A। यानी कि क्लॉज ए में जो ये liable to be confiscation थे उसके साथ अगर हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी वो हो जाएगा, साथ में confiscation होनी है उसकी भी। प्लस every receptacle, package, container and covering in which liquor, excise bottle, material, still, utensil, implement, apparatus or as aforesaid is or are found together with the other contents if any of such receptacle, package, container or other things। यानी कि वो कह रहा है कि इनके साथ अगर कोई और चीजें मिल रही है, पैकेजेस, कंटेनर, कवरिंग, और इनके साथ ये जो चीजें मिल रही है उनका भी क्या हो जाएगा, कन्फिस्केशन होना है। लास्ट, एवरी कार्ट, वेसल, राफ्ट, अदर कन्वीनियंस यूज्ड इन कैरिंग सच रिसेप्टिकल, पैकेज, कंटेनर, कवरिंग और आर्टिकल्स एज अफरसेड। यानी कि बॉटल्स ले जाने के लिए आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हो या फिर इनमें से ऊपर से कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह, स्टिल्स वगैरह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हो। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो आपको चीजें दी हुई है ये क्या है, ये सभी आर्टिकल्स हैं। कौन से आर्टिकल्स, जो लिकर बनाने में या तो यूज हो रहे थे या बन चुकी है। अब जो इस चैप्टर में हमें, जो इस एक्ट में हमें दिया हुआ है, जिसकी पनिशमेंट हमें प्रिस्क्राइब की हुई है, वो सभी आर्टिकल्स यहाँ पे आ गए हमारे पास। उन आर्टिकल्स को क्या कह रहे हैं, शेल बी लाइबल टू कन्फिस्केशन। वो आर्टिकल्स कन्फिस्केशन अब हमने करनी है उसकी, एक्साइज ऑफिसर तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ सीज कर सकता है। अब उसको हमें देखना है कि आगे क्या करना है गुड्स के साथ, तो वो कौन करेगा, देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इन द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस, व्हेन इन द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट anything specified in clause A, B, C और D of subsection 1, ऊपर वाले की बात हो रही है, is liable to confiscation। अगर उसको लगता है कि इसकी confiscation होती है, JMIC की बात हो रही है यहाँ पे, he may order confiscation thereof except the liquor, the vehicle or conveyance as specified in section 61। यानी कि एक्सेप्शन हो गई। यहाँ पे हमें ये समझ आया कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 60 है, ये 60 में क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स जिसकी कन्फिस्केशन करनी है। कौन से आर्टिकल्स की कन्फिस्केशन हो सकती है, जिसके रिगार्डिंग कोई ऑफेंस किया गया इस चैप्टर में, इस एक्ट में मतलब, और वो आर्टिकल कौन कौन से, वो ऊपर लिस्ट में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है JMIC करेगा कन्फिस्केशन, JMIC कर रहा है यहाँ पे, कब करेगा, ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, सपोज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो JMIC कन्फिस्केशन नहीं कर सकता है वहां पे। ये सिर्फ पावर कहां पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग ट्रायल। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा JMIC की जो पावर है कन्फिस्केशन, वो कब यूज होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रायल इसने लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें हमारे पास, एक्सेप्शन है कि JMIC कन्फिस्केशन करेगा सभी आर्टिकल्स की जो ऊपर लिखे हुए हैं, बट इनकी नहीं करेगा, एक्सेप्ट द लिकर, व्हीकल, कन्वीनियंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 61। ये कौन, अभी आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया होगा
यहां पे हमारे पास वो कह रहा है ए टू डी वाले आर्टिकल्स की कन्फिस्केशन कह रहा है, वो ई को क्यों नहीं कवर किया यहां पे उसने? ऊपर तो ई तक दिया हुआ है ना, ई इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि ई को यहां पे वो स्पेसिफिकली एक्सेप्शन में रख रहा है, ई को 61 में कवर किया है उसने। ठीक है, तो जेएमआईसी याद रख लेना, उस कन्वीनियंस की व्हीकल की उनकी कन्फिस्केशन नहीं करेगा ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल ए टू डी जितने भी आर्टिकल्स हमारे पास आ रहे थे उनकी कन्फिस्केशन वो कर सकता है ड्यूरिंग ट्रायल। तो सेक्शन 60 में कन्फिस्केशन की पावर किसको दी गई है? फर्स्ट जेएमआईसी को ड्यूरिंग ट्रायल। एक चीज क्लियर हो गया? आगे देखिए, when there is a reason to believe that an offense under this act has been committed, जब ये reason to believe है कि इस एक्ट में कोई offense हुआ है, but the offender is not known or cannot be found, and when anything liable to confiscation under this act and not in the possession of any person, not in the possession of any person cannot be satisfactorily accounted for, the case shall be inquired into and determined by the collector concerned, who may order confiscation। यानी कि 3 में 60 सबसेक्शन 2 में किसकी पावर है? ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, 60 सबसेक्शन 2 में जेएमआईसी की पावर है, बट वो पावर ड्यूरिंग ट्रायल है। 60 सबसेक्शन 3 में किसकी पावर दी हुई है आपको? ये कलेक्टर की पावर दी हुई है कन्फिस्केशन की, बट वो पावर सिर्फ लिमिटेड पावर है। यहां पे लिमिटेड किस केस में? जब जो ऑफेंडर है ही इज नॉट नोन, की पता ही नहीं कौन ऑफेंडर है, या फिर कैन नॉट बी फाउंड, मिल नहीं रहा है, या फिर वो जो आर्टिकल्स हैं वो नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन है, वो किसी के पोजेशन से ही नहीं मिले हमें। उन केसेस में सिर्फ कलेक्टर है जो कन्फिस्केशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। यानी कि कलेक्टर की जो पावर है ऑर्डर करने की, वो कौन कौन से केसेस में हो गई? फर्स्ट, कलेक्टर की पावर हमारे पास हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जेएमआईसी की ड्यूरिंग ट्रायल, ये हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए, अभी जब तीनों ये 5 सेक्शन है वैसे बेसिकली, जब इनको हम क्लब करेंगे ना तब आपको कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, provided that no such order shall be made until the expiration of 1 month from the date of seizing the thing in question, or without hearing the person, if any, claiming any right thereof, and considering the evidence, if any, which he produces in support of his claim। यानी कि यहां पे हमें क्या करना होगा? कलेक्टर को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। कलेक्टर को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। 1 मंथ के नोटिस के बिना डिस्पोज ऑफ कन्फिस्केशन नहीं की जा सकती है। अगर यहाँ पे तो पता ही नहीं है ना कि ऑफेंडर था कौन, या वो मिल नहीं रहा है, आपने, या गुड्स थे किसके हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, आपने 1 मंथ का पब्लिक नोटिस निकाल दिया। अब कोई आ जाता है और कहता है कि ये तो मेरे गुड्स हैं, तो आप उसके जो भी वो बातें कह रहा है कि मेरे गुड्स हैं, उसका जो क्लेम है, उसका जो राइट है, उसको कंसीडर करोगे और उसको सुनोगे। जो भी वो एविडेंस उसके ऊपर दे रहा है उसको सुनोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि क्या करना है, इसका क्लेम बनता है या नहीं बनता है। तो अगर कलेक्टर को कन्फिस्केशन करनी है, सिचुएशन सिर्फ 3 है जहां पे वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा कलेक्टर। ऑफेंडर नोन है, क्या कलेक्टर कन्फिस्केशन कर देगा? नहीं कर सकता। अगर कलेक्टर को करनी है तो 3 सिचुएशंस है, और उसमें भी उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में अगर कोई आ जाता है तो उसको सुनना पड़ेगा, उसके एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। फर्दर देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the thing in question is liable to speedy and natural decay, or if the collector concerned is of opinion that the sale of the thing in question would be for the benefit of the owner, he may at any time direct it to be sold, and the provisions of section 62 shall so far as may be apply to the net proceeds of such sale।
अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब होने वाली होती हैं, पेरिशेबल। वो उसको लगता है कि जो आर्टिकल्स वहां पे एक्साइज ऑफिसर ने सीज किए थे, जिसका कुछ मिल नहीं रहा है हमें, कोई उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका मालिक कौन है, हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकता है, 1 महीने का नोटिस देके कन्फिस्केशन कर सकता है उसकी। बट अगर उसको लगता है कि वो खराब हो जाएंगे 1 महीने में भी, या इतने टाइम में वो खराब हो जाएंगे, तो उसके पास सेल की पावर भी है उसको, तो वो उसको सेल कर सकता है। अब सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसका क्या करेगा, 62 सेक्शन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करेगा। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है उसने सेल ऑफ पेरिशेबल आर्टिकल्स बाय कलेक्टर, कलेक्टर, और जो प्रोसीड्स होंगी वो क्या होगी, 62 के अकॉर्डिंगली चलेगी। अब 62 आगे पढ़ेंगे हम, अभी 60 सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, 62 पे भी आते हैं क्या किया जाएगा प्रोसीड्स का। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए, पहले 61 शुरू करने से आपके पास भी जगह होगी ना, यहाँ पे नीचे लिखिए इसमें शॉर्ट में, बेयर एक्ट पे लिख लीजिए, अलग से नोट्स पे लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी लिखना हुआ लिख लेना। सेक्शन 60 बेशक नोट्स में लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है, बेयर एक्ट पे लिखोगे वो भी ठीक है, ये लिख लेना। सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए टू ई, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, थिंग्स लाइबल टू बी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑब्लिक थिंग्स लाइबल टू बी कन्फिस्केशन, ये चीजें हैं जो कन्फिस्केशन हो सकती है, ए टू ई में लिख दिया उसने। 62 में क्या हमें लिखा हुआ है, कन्फिस्केशन कैन बी मेड बाय JMIC, that too in during ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल इसकी एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल्स प्रोवाइडेड अंडर 61E that is covered by section 61, ये एक्सेप्शन में इसकी कन्फिस्केशन नहीं करेगा वो सिर्फ। फिर 63 में लिखिए, कन्फिस्केशन कैन बी मेड बाय कलेक्टर। अब जो बेयर एक्ट में लिख रहे हैं वो कोस रहे होंगे मुझे कि जगह तो है नहीं इतना कुछ लिखवाई जा रहे हैं, लिख लो नोट्स में लिख लो फिर। confiscation can be made by a collector when first offender is not known, second cannot be found, third when articles are not in possession of any person, तब ये कर देगा। बट इसमें कंडीशन क्या है, 1 मंथ नोटिस। जब आपको एग्जाम में भी आएगा ना, एज इट इज बेयर मत चिपकाने लग जाना, जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे शॉर्ट में जो समझ भी आ रही हैं चीजें, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिखोगे आप वहां पे, ठीक है। 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा, इसमें नोट में लिखिए, इफ एनी पर्सन appears
and claim the articles by producing evidence in his support. Collector will consider them and hear the party. नोट में लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ articles in the nature of speedy and natural decay, collector may sell the things for the benefit of owner. लिखना, proceeds from such sale for proceeds from such sale section provisions of section 62 will apply. ठीक है, तो जो आपका लिख लिया नहीं, जो आपका बेयर एक्ट है वहां पे लिख लेना 60 सेक्शन के आगे कन्फिस्केशन बाय जेएमआईसी और कलेक्टर। जेएमआईसी और कलेक्टर की जो पावर है कन्फिस्केशन की वो कहाँ दी हुई है, सेक्शन 60 में दी हुई है। आगे आइए, सिक्सटी 61 देखिए, इंस्पेक्शन एंड सीजर ऑफ व्हीकल। इंस्पेक्शन क्या होता है, उसको देखना, इंस्पेक्ट करना कि क्या है क्या नहीं है। इंस्पेक्शन भी हो रही है प्लस सीजर भी हो रहा है। अब सीजर, कन्फिस्केशन वर्ड नहीं यूज किया, तो अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि अगर सीजर यूज कर रहे हैं तो पक्का एक्साइज ऑफिसर होगा। एक्साइज ऑफिसर सीज करता है ना, क्योंकि उसके ज्यादा तो कुछ कर, सीज का मतलब है टेम्परेरीली उसने सीज कर दिया कि आप अब इससे कुछ नहीं करोगे। अब इट इज सब्जेक्ट टू दी अपर अथॉरिटीज कि कलेक्टर क्या डिसीजन देता है उसके ऊपर, या कोर्ट क्या डिसीजन देती है, या उसके जो भी सुपीरियर अथॉरिटीज है वो क्या डिसाइड करते हैं। अब ये सिर्फ सीज कर सकता है, कन्फिस्केशन वो करेगी सुपीरियर अथॉरिटीज। अब देखिए, इंस्पेक्शन एंड सीजर ऑफ व्हीकल, कन्वीनियंस एंड लिकर लाइबल टू कन्फिस्केशन। जो वो ई वाला पार्ट हमें दिया हुआ था उसमें यही चीजें तो थी, कन्वीनियंस, व्हीकल, लिकर वगैरह, इनकी कन्फिस्केशन होनी है। अब इसमें किस तरह से प्रोसेस चलेगा, इसमें वो उनके ऊपर प्रोविजन नहीं लग रही है ना। यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए, एनी एक्साइज ऑफिसर में, यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर टर्म यूज किया हुआ है, यहाँ पे लिख लेना पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर। वो वाली जेएमआईसी और कलेक्टर की थी, यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर की बात कर रहा है। बट अभी सीजर की बात कर रहा है, कन्फिस्केशन पे नहीं आया। कन्फिस्केशन देखते हैं कौन करेगा इसकी। में इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट अ व्हीकल or conveyance has been or is being used in the commission of offense under section 39 of this act। अगर उसको लगता है कि ये व्हीकल वगैरह या कुछ कन्वीनियंस वगैरह 39 में जो ऑफेंस हमें दिया हुआ था उसमें यूज हुआ है, रिक्वायर द ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ सच व्हीकल और कन्वीनियंस टू स्टॉप, उसको रोक लेगा पहले तो कि रुकिए, इट एंड कॉज इट टू रिमेन stationary as long as may reasonably be necessary to examine the contents in it
एंड इंस्पेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग देयर टू। ट्रक को रोक लिया जिसमें लिखकर जा रहा है, उसको लगता है अनलॉफुली जा रहे हैं ये, एक्साइज वगैरह पे नहीं किया, तो अब रोक के उसको क्या करेगा, तब तक उसको स्टेशनरी रखेगा, यानी कि तब तक उसको इंस्पेक्ट करेगा वहां पे जब तक वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक ना करे। उसको कहेगा दिखाइए कहाँ पे ड्यूटी आपने पे की है, कहाँ पास परमिट है आपके पास। फिर विच आर इन द पोजेशन ऑफ सच ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ सच व्हीकल और कन्वीनियंस। तो यहाँ पे तो उसने बोला रोका और उसकी क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपको कह रहा है इंस्पेक्शन के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में। अब आपने पहले भी कहीं पढ़ी है इसकी पावर इंस्पेक्ट करने की, इंस्पेक्शन की, एक्साइज ऑफिसर की, पढ़ी है कहीं पे, बताइए। दो सेक्शन में आपने पढ़ी है इसकी पावर, इससे रिलेटेड बताइए। एक तो आपने पढ़ी है इंस्पेक्शन, एंटर और इंस्पेक्ट करने की, एक सर्च और सीजर की पढ़ी है, दो चीजें पढ़ी है ना, 8 में पढ़ी है और 10 में पढ़ी है आपने ये। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे भी तो इंस्पेक्शन की बात कर रहा है वो, बताइए। वहां पे उस प्लेस की इंस्पेक्शन कर रहा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे सड़क पे जो ट्रक उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसकी बात हो रही है वही चीज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंस्पेक्शन एक्साइज ऑफिसर की पावर बताइए इंस्पेक्शन से रिलेटेड, या अदरवाइज एक्साइज ऑफिसर की पावर पूछी जा रही है, तो ये सेक्शन लिखना साथ में मत भूलिए। यानी कि जहां पे आपका सेक्शन 8 और 10 है वहां पे लिख लीजिए रेड विद 61। पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर पूछा है तो इसके साथ रिलेट जरूर करोगे आप उसको, जब भी पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर पूछ रहा है आपसे, वो हमने लिखे हैं ना उसमें पहले सेक्शंस कि वो ये चीजें कर सकता है, तो ये उसमें एक सेक्शन और ऐड कर लेना, ये भी साथ में, ठीक है। आगे देखिए, when there is a reason to believe that an offense has been committed under section 39 in respect of any liquor, such liquor together with vehicle or conveyance used in committing such offense may be seized by any excise officer। उसने उसका इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन में उसको समझ आता है कि ये तो ऑफेंस किया है इसने, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंगली वो क्या कर देगा, सीज कर देगा, मे बी सीज्ड बाय। तो यहाँ पे उसने उसका सीजर, यहाँ पे इंस्पेक्शन किया, यहाँ पे उसने उसका सीजर कर दिया, ये क्लियर हो गया। बट ये कौन से वाले उसका कर रहा है, जब वो ट्रांजिट में है वहां पे रुका गया ये कन्वीनियंस के साथ, ठीक है। आगे देखिए थर्ड, एवरी एक्साइज ऑफिसर सीजिंग एनी लीकर, यहाँ पे वो सिर्फ सीज कर सकता है, कन्फिस्केशन नहीं कर रहा है वो, लीकर और व्हीकल और कन्वीनियंस under this section shall place on such liquor or vehicle or conveyance a mark indicating that same has been seized and shall as soon as may be make a report of such seizure to the excise officer in charge of the district। तो जो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज होगा डिस्ट्रिक्ट का, एक्साइज ऑफिसर्स में भी रैंक होते हैं ना, अब एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप पुलिस में होता है ना एसएचओ, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, है तो सभी इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, है तो सभी इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्साइज ऑफिसर, या फिर एक्साइज ऑफिसर तो बहुत सारे होंगे, जो सबसे सीनियर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज। जैसे एसएचओ क्या होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ऐसे यहाँ पे भी एक ऑफिसर इंचार्ज होगा डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके अंडर जितने भी एक्साइज ऑफिसर आ रहे हैं वो सिर्फ सीज कर सकते हैं, और सीज करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट किसको भेज देंगे, एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज को। क्यों, क्योंकि ये कन्फिस्केशन तो कर नहीं सकते हैं, कन्फिस्केशन कौन करेगा यहाँ पे, एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज, ये नहीं कर सकते, इसलिए वो रिपोर्ट बना के उसको भेजेंगे। तो यहाँ पे लिख देना, पहले तो उसके ऊपर मार्क लगा दिया जाएगा उस ट्रक के ऊपर की सीज हो चुका है ये, ताकि कोई उसे छेड़े ना। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ सीजर टू
एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज, पूरा लिख लेना आप, रिपोर्ट ऑफ सीजर टू एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज। ये बहुत आपको पता है, ये पेपर में आया हुआ है मेंस में, कन्फिस्केशन का बताइए। तो जब आपको मेंस में आएगा, पहले तो मीनिंग से स्टार्ट करना, वहां पे मीनिंग लिखोगे, और जो ये प्रोविजंस है ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तब आप लिख पाओगे उसको शॉर्ट में, नहीं तो बेयर एक्ट चिपकाया होगा एज इट इज और नंबर नहीं मिलने उसमें। फिर अभी तक तो समझ आ रहा है ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, द एक्साइज ऑफिसर seizing the liquor, vehicle or conveyance shall take appropriate steps for the safe custody of the liquor, vehicle or conveyance till the orders under section 62 are passed by the excise officer in charge of the district। आपने तो उनको रिपोर्ट भेजी है ना, तो जो सीज किया था वो तो अभी भी आपके पास है, उसको सेफ कस्टडी में आपको रखवाना पड़ेगा, उसको आपको सेफ कस्टडी में रखवाना पड़ेगा। अब सेफ कस्टडी में रखवा दीजिए कब तक, जब तक इसका ऑर्डर नहीं आ जाता 62 सेक्शन में। अब 62 सेक्शन क्या उसके ऊपर आते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। 62 देखिए, 62 में दो चीजें आपको बताई हुई है। पहला, कन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल कन्वीनियंस बाय एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज, बाय एक्साइज ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। इंचार्ज है वो बेसिकली, एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज इन सर्टेन केसेस वेयर एन ऑफेंस इज बिलीव्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 39 ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीकर, द एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट on being satisfied that the vehicle or conveyance has been used for commission of offense under section 39 may order confiscation of the vehicle conveyance so seized together with the liquor। ठीक है, तो यहां पे confiscation कौन कर रहा है, एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज कर रहा है। अगर बेयर एक्ट में यहाँ पे इन लिखा हुआ है ना, पूरा कर लेना उसको, आपके ठीक ही लिखा होगा, वैसे इसमें गलत लिखा हुआ है, इन ही लिखा हुआ है, एक्साइज ऑफिसर इन सर्टेन, वैसे बेसिकली यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर इन ऐसे लिख देना, इंचार्ज। आगे देखो ना, आगे इंचार्ज लिखा, गलत नहीं है, वो भी एक्साइज ऑफिसर ही होता है, जो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज है वो भी एक्साइज ऑफिसर है, बस सीनियर मोस्ट है। तो एक्साइज ऑफिसर ने जो सीज किए आर्टिकल्स अलॉन्ग विद कन्वीनियंस वगैरह, और सबमिट कर दिया रिपोर्ट किसको, ऑफिसर इंचार्ज को। अब वो 62 के अकॉर्डिंगली तो डिस्पोजल होगा, तो 62 में कौन कर रहा है इसका कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन बाय एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज। ये क्लियर हो गया। तो जो ई वाला प्रोविजन था वहां पे हमने जो पढ़ा, उस ई प्रोविजन के रिगार्डिंग, जो सेक्शन 60 में 8 से लेके ई तक प्रोविजन थी ना, ए टू डी तक तो कोर्ट कर रहा है वहां पे उसको, बट कोर्ट तो ड्यूरिंग ट्रायल करेगा, कोर्ट तो ड्यूरिंग ट्रायल करेगा ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकता है। अदरवाइज कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, बट कलेक्टर कौन से केसेस में कर रहा है, कलेक्टर सभी में कर रहा है, बट वो तब जब वो अननोन वगैरह है, मिल नहीं पा रहा है। उसके अलावा वाले जितने भी केसेस होंगे ना, उसके अलावा वाले जितने भी केसेस होंगे वो यहाँ पे फॉल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वेयर द एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन अंडर सब सेक्शन 1 is of opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order confiscated vehicle or conveyance or liquor to be sold by public auction। वो क्या कर सकता है, इसकी पब्लिक ऑक्शन करवा सकता है लीकर वगैरह की, ठीक है। एंड द प्रोसीड्स thereof after deduction of the expenses of any such auction, other incidental expenses relating thereto shall, where the order of the confiscation made under subsection 1 is set aside or annulled by the order under section 68 or 69, be paid to the owner thereof, the person from whom it was seized। तो अल्टीमेटली वो सारे खर्चे वगैरह करके ओनर को पे कर दिया जाएगा। जो भी आपका ऑक्शन का खर्चा है या अदर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है, वो सारे के सारे पे करने के बाद आप ओनर को पे कर रहे हो। वहां पे बचा हुआ पैसा जिसका गुड्स है, वो जिसके गुड्स हैं उसको आप देखिए, जो आपकी सपोज उस पर ड्यूटी नहीं पे किया हुआ था आपने, वो सारी रिकवरी कर ली जाएगी।
आपने उसके ऊपर ऑक्शन पे इतना खर्चा आ गया, वो सारा रिकवर कर लिया जाएगा। अगर कुछ बचता है तो लास्ट में फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो ओनर को ही पे किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ शो कोज नोटिस बिफोर कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 62। 62 में अगर आपने किसी के गुड्स की कन्फिस्केशन करने हैं ना, ऑफिसर इंचार्ज कर रहा था, तीन जगह तीन लोग कन्फिस्केशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट कर रहा है, जेएमआईसी कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, वो अपने अपने केसेस में कर रहे हैं, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एक्साइज, ठीक है। बट यहाँ पे अगर करना है उसको ऑफिसर एक्साइज ऑफिसर को कन्फिस्केशन करना है इंचार्ज को, तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको साथ में ये प्रोविजन की भी कंप्लायंस करनी होगी। तो जब आप पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर लिख रहे हो तो वो भी लिखोगे, और नोट में वहां पे लिख देना कि जो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज होगा उसके पास कन्फिस्केशन की भी पावर है। उसने तो आपसे जनरल पूछा हुआ ना एक्साइज ऑफिसर की पावर्स बताइए, तो जो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज है उसके पास एक ये भी पावर है कि वो कन्फिस्केशन कर सकता है, वो भी तो एक्साइज ऑफिसर ही हुआ ना। बहुत ज्यादा मत लिखना उस पर, बट लिख देना, इस मतलब ये डिटेल मत लिखने लग जाना कि उसका ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, ये नहीं, बस सिर्फ लिख देना कि ये पावर भी है। इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन, होता क्या ये शो कॉज नोटिस? इसका मतलब होता है कारण बताइए कि मैं क्यों ना आपके गुड्स की कन्फिस्केशन करूं, रीजन, यू हैव एनी रीजन कि मैं इसकी कन्फिस्केशन ना करूं। अगर आप बता देते हो कि हाँ दीज आर दी ग्राउंड्स कि आप मत करिए, जस्टिफाइड है तो ठीक है, नहीं होगी। बट अगर आप नहीं रीजन बता पाते तो क्या हो जाएगा, कन्फिस्केशन। नो ऑर्डर कन्फिस्केटिंग एनी व्हीकल कन्वीनियंस शेल बी मेड अंडर सेक्शन 62 except after notice in writing to the person from whom it is seized and registered owner thereof and considering their objections if any। तो नोटिस के बाद उनके ऑब्जेक्शंस को हमें करना है कंसीडर। तो याद रख लेना, शो कोज नोटिस जाएगा, किसको जाता है, जिससे सीज किए गए हैं, और जो ओनर है उन गुड्स का उसको भी जाएगा, ठीक है। फर्दर, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 नो ऑर्डर कन्फिस्केटिंग any vehicle conveyance shall be made under section 62 of this act if the owner of such vehicle or conveyance proves to the satisfaction of the excise officer in charge of the district that it was used in carrying the liquor without the knowledge or conveyance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of such vehicle or conveyance, and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use। तो अगर उसको पता ही नहीं है कि ऐसा उसके गुड्स के साथ हो रहा है, अब जिसकी फैक्ट्री है जहां से वो बाहर जा रहे हैं, सपोज 2 नंबर में किसी ने निकलवा दिए, ओनर को पता ही नहीं, अगर ये चीजें वो प्रूव कर लेता है फिर बच सकता है कन्फिस्केशन से, बट ये प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट द कन्फिस्केशन मेड अंडर सेक्शन 62 ऑफ दिस एक्ट shall not affect the punishment of the accused for the offense for which he is liable under this act। तो अगर वो ऊपर प्रूफ भी कर लेता है ना कि मेरी नॉलेज में नहीं था, इसको कन्फिस्केट मत कीजिए, आई एम दी ओनर, वो मेरे यहाँ से प्रेमाइसिस से निकाल के ले गया, गुड्स चोरी करके ले गया सपोज कोई गुड्स, और मेरी नॉलेज में नहीं था ये फैक्ट कि इतने गुड्स वहां से, इतनी बॉटल्स कम है वहां पे, तो इसको कन्फिस्केशन ना किया जाए। तो अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एक्साइज ये डिसाइड करता है कि ठीक है कन्फिस्केशन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो लेके जा रहा था उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जो एक्यूज था, जिसके पास से सीज हुए गुड्स, उसके ऊपर तो पिनल एक्शन लिया ही जाएगा, ठीक है। पेनल्टी, पेनल्टी इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन, इन ल्यू ऑफ का मतलब उसकी जगह पे, कन्फिस्केशन ना करके इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन क्या किया जा रहा है, पेनल्टी लगाई जा रही है। कौन से केस में, नथिंग notwithstanding anything contained in section 62 the excise officer in charge of the district may in lieu of confiscation of the vehicle except by way of penalty a sum not exceeding the market price of the vehicle or the conveyance। तो ये सिर्फ किस केसेस में हो रहा है, व्हीकल और कन्वीनियंस की केसेस में हो रहा है, बस इतना याद रख लेना कि व्हीकल प्लस कन्वीनियंस एक ही बात होगी ना। व्हीकल या कन्वीनियंस, जो एक ट्रक था उसमें आप गुड्स लोड करके लेके जा रहे हो, लीकर की बॉटल्स, अब वो पकड़ी गई, सीज कर दिया, अब वो कह रहा है
कि अगर आप देखो, वो तो कन्फिस्केशन हो गया, लिकर की बॉटल्स का कन्फिस्केशन हो गया 62 में, बट जो व्हीकल और ये है कन्वीनियंस, उसका भी तो हो सकता है कन्फिस्केशन। वो कहते हैं अगर आप पेनल्टी पे कर देते हो, पेनल्टी कितनी, नॉट एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द व्हीकल। अगर वो ट्रक है और उसका मार्केट प्राइस 20 लाख है तो 20 लाख से ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, आप वो पेनल्टी पे कर दीजिए, अपना व्हीकल वापस ले जाइए। ठीक है, इन ल्यू ऑफ, यानी कि कन्फिस्केशन ना करके उसका उसका उसने क्या किया, पेनल्टी पे कर दिया। नेक्स्ट देखिए 65 लास्ट है, डिस्पोजल ऑफ सीज लिकर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। अब सीज लिकर तो सीज कर दिया आपने, अब उसका डिस्पोजल भी तो करना है। अब क्या करोगे, ट्रायल के टाइम पे क्या होगा, उसका केस चलेगा 5 साल, तो 5 साल तक पड़ी रहेगी क्या वो बॉटल्स, उसकी बात हो रही है। वेयर वेन एवर एनी लीकर सीज्ड अंडर दिस एक्ट इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ एनी ट्रायल of an offense before a judicial magistrate, he may, having regard to its vulnerability to theft, substitution, constraints of proper storage space, or any other relevant considerations, after its seizure, order the same to be disposed of by such officer and in such manner as the state government may by notification specify after following the procedure specified in subsection 2। तो उसका डिस्पोजल का ऑर्डर कौन पास करेगा, जेएमआईसी। डिस्पोजल ऑफ लिकर, डिस्पोजल ऑफ लिकर कौन करेगा। अब आपको पता है कि वो 2 नंबर पे अनलॉफुली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अनलॉफुली अगर मैन्युफैक्चर है, आप ये नहीं कह सकते कि वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। आप क्या है, वो डीनेचर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसको ऐसे मैन्युफैक्चर कर दिया और वो पकड़ा गया है, तो ड्यूरिंग ट्रायल क्या वो रखे रखोगे उसको, उसको डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ेगा। ऑर्डर किसका चाहिए डिस्पोजल के लिए, जेएमआईसी का। तो ये डिस्पोजल के लिए जेएमआईसी का किस तरह से डिस्पोजल होगा उसका, ये लिखा हुआ है आगे। ये वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सीआरपीसी करेंगे वहां पे भी बताऊंगा आपको। Where any liquor has been seized and forwarded to the officer in charge of the nearest police station, the officer referred to in subsection 1 shall prepare an inventory of such liquor containing such details relating to its, क्या करेगा, एक इन्वेंट्री बनाएगा, उसकी कोर्ट में सबमिट करनी है उसको। जो ऑफिसर है जिसने सीज वगैरह किया था, उसने इन्वेंट्री बनाया जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि क्या पकड़ा, क्वालिटी क्या थी उसकी, क्वांटिटी कितनी है, मोड ऑफ पैकिंग, मार्क्स, नंबर्स, सच अदर आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सच लिकर और द पैकिंग इन विच इट इज पैक्ड, country or state of origin and other particulars as the officer referred to in subsection 1 may consider relevant to identity of the liquor in any proceedings under this act before the judicial magistrate and make an application to him for the purpose of this। क्या करेगा वो ऑफिसर जिसने सीज किया था, वो एक इन्वेंट्री बनाएगा, उसमें लिखेगा कि मैंने 50 बॉटल, 100 बॉटल्स या जितनी भी बॉटल्स लिकर की, इस ब्रांड की, मैन्युफैक्चर्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, यहां से इतनी उसमें, जिसमें इतना लिकर है, इतने लीटर की एक बॉटल है, सारी डिटेल्स लिखेगा उसमें, मैंने इतनी उसको सीज किया। तो वो डिटेल्स लिखने के बाद इन्वेंट्री के साथ एक लगाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको देगा, जेएमआईसी को। आप जेएमआईसी बनोगे हिमाचल में, आपके पास एप्लीकेशंस आएगी, उसके साथ उसने इन्वेंट्री लगाई होगी। अब आपको क्या कह रहा है वो, इसको क्या कर दीजिए, इनमें से कुछ एक कर दीजिए। फर्स्ट, सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द इन्वेंट्री सो प्रिपेयर्ड, पहले तो वो कहेगा सर्टिफाई कर दीजिए कि मैंने ठीक प्रिपेयर किया है। फिर टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट फोटोग्राफ्स ऑफ सच लीकर एंड सर्टिफाइंग सच फोटोग्राफ्स एज ट्रू, यानी कि मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि आपकी प्रेजेंस में सर इसकी एक फोटोग्राफ हो जाए, इतनी लीकर जो मेरे पास है, और इसको सर्टिफाई कर देना कि ट्रू है ये। फिर अलाउइंग टू ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ सच लिकर इन द प्रेजेंस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट एंड सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ एनी लिस्ट ऑफ सैंपल्स ड्रॉन। तो वहां से सैंपल ले लिए जाएंगे मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में,
लिखा हुआ है प्रेजेंस, बट मैजिस्ट्रेट नहीं रहते होते इन कामों के लिए प्रेजेंट, अपने स्टाफ को डिप्यूट कर देंगे। अभी लिखा है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उस बॉटल में से अगर 1000 बॉटल पकड़ी है, सैंपल रख लेंगे थोड़ा सा कि ट्रायल में भी प्रूव करना है हमें। तो बाकी का क्या होगा, सैंपल अलग कर दिया, सैंपल को सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये ओरिजिनल सैंपल है, मैजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर रहा है। पुलिस वाले तो इधर उधर कर देते हैं ना चीजों को, मैजिस्ट्रेट से तो नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, तो अगर वो सर्टिफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सर्टिफाई कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 2, अब वो जो एप्लीकेशन 2 में लगाई थी उसने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शेल एज सुन एज मे बी अलाउ दी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को अलाउ करेगा, डिस्पोजल के लिए एप्लीकेशन है वो, कि स्पेस नहीं है, इसको खत्म किया जाए यहां से। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, every court trying an offense under this act shall treat the inventory, photographs, liquor and any list of sample drawn under subsection 2 and certified by judicial magistrate as primary evidence for prelims point of view in respect of such offense। very important। वो कहते हैं एविडेंस लॉ में कुछ भी लिखा है हमें नहीं फर्क पड़ता, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है हमें नहीं फर्क पड़ता, जो इन्वेंट्री वहां पे ड्रॉ किया और मैजिस्ट्रेट ने उसको सर्टिफाई कर दिया, जो फोटोग्राफ्स उसकी ली गई मैजिस्ट्रेट ने उसको सर्टिफाई कर दिया, जो सैंपल लिए गए वहां से और मैजिस्ट्रेट ने उस सैंपल को सर्टिफाई कर दिया, तो वो जो सैंपल्स हैं और जो भी कुछ है वो क्या फोटोग्राफ्स हैं, वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी एविडेंस रहेगा। बट जब हम एविडेंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे ऐसी चीजें सेकेंडरी एविडेंस हो जाती है। वो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता कि एविडेंस में क्या लिखा हुआ है, मैजिस्ट्रेट ने सर्टिफाई कर दिया तो इट विल बी प्राइमरी एविडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब एविडेंस आप पढ़ लोगे तो हमें यही पता होता है कि फोटोग्राफ्स तो हाँ ठीक है सेकेंडरी एविडेंस होगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कह रहा है प्राइमरी, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये प्रीलिम्स के लिए टिप्स पे कर लेना, ठीक है। अभी एक दो चीजें लिख लीजिए बस, 36 से पहले छोड़ दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 36 पे स्टार्ट हुआ था ना, क्या लिखा आपने यहाँ पे, ये ठीक है। अब लिखिए सेक्शन 62, कन्फिस्केशन confiscation can be made by officer in charge of excise, officer in charge of excise of district, ब्रैकेट्स में कर लेना district, however prior show cause notice under section 63 is required फिर लिखना सेक्शन 61, इसमें लिखना 61 सबसेक्शन 1 पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू इंस्पेक्ट, 61(2) में लिखिए पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू सीज, सीजर या सीज, फिर लिखिए नोट, these powers are different as mentioned under section 8 or 10 of the act,
ब्रैकेट्स में कर लेना, which relates to inspection and seizure। सर्च एंड इंस्पेक्शन क्या हेडिंग बताना उसकी, सेक्शन 8 की, इतना ही है, पावर टू विच रिलेट्स टू इंस्पेक्शन इन द प्रेमाइसेस एटसेट्रा। Here inspection is in regard to vehicle or conveyance in which excise goods are being transported। सिक्सटी वन सबसेक्शन 3 में लिखना, excise officer will make a mark on vehicle, ब्रैकेट्स में लिख लेना, that is mark of seizure। Excise officer will make a report of seizure and submit to officer in charge of excise of the district। Now such officer in charge can initiate confiscation proceedings under section 62, under section 62 even sale of seized articles are given in certain situations। बट एरो करके लिख लेना, रेफर बियर एक्ट। फिर सेक्शन 64 बेयर एक्ट में लिख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पेनल्टी इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन जरूर है, बट वो इन रिगार्ड टू किसकी पावर है, पहले तो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज की, और इन रिगार्ड टू वो किसके कह रहा है, सिर्फ कन्वीनियंस व्हीकल और कन्वीनियंस के रिगार्ड में कह रहा है, बाकी चीजों के रिगार्ड में नहीं कह रहा है। और फिर बाकी को बेयर से ही करना है, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड लिकर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, रेफर बेयर एक्ट। उसमें ये लिख लेना कि 64 में लिख लेना ओनली इन रिगार्ड टू व्हीकल और कन्वीनियंस, ठीक है, बाकी पे नहीं है। 65 तो ड्यूरिंग पेंडेंसी किस तरह से होगा क्या नहीं, इसके बना लेना शॉर्ट नोट्स, जैसे ये मैंने लिखवाया है आपको, कर लोगे खुद से। ये तो सिंपल यही लिखना है ना कि एप्लीकेशन मूव करेगा, ठीक है, कोई भी एक बना लेना, बाकियों का भला हो जाएगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो उसमें बस इस तरह से लिख देना आपकी ऐसे ऐसे और जो बनाता है ना नोट्स, उसका डबल रिवीजन होती है, ठीक है, उसको बहुत बेनिफिट होता है, तो बना लेना, सभी बना लेना। एप्लीकेशन मूव करेगा, ठीक है, और फिर
ये चीजें होगी, ये इन्वेंट्री बनाएगा उसमें, वो सब लिख देना उसमें। 65 तक कंप्लीट। एक क्लास कल की लगेगी और एक क्लास परसों की लगेगी। और कल की क्लास में अगर हल्की सी पेशेंस बना लोगे तो परसों की नहीं लगेगी, कल ही खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि जो आगे के है ना टॉपिक्स वो बिल्कुल फास्ट फास्ट बताने वाले हैं सिर्फ, बट इंपॉर्टेंट बहुत है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत आता है उसमें से। ठीक है, चलिए 31 हुए, देखो 5 मिनट पहले फ्री कर दिया आपको। कल की क्लास में मिलते हैं। CPC BNS एक्साइज।